नाज़रीन आदाब, मैं उमाद और आप देख रहे हैं मेगा मीडिया बिहार। मेगा मीडिया बिहार के पॉलिटिकल लेंस में आज हमारे साथ हैं जनसुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज भारती। सर, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। सर, पहला सवाल हम यहाँ से शुरू करना चाहेंगे कि जनसुराज पार्टी के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है और बिहार की राजनीति में जनसुराज की प्राथमिकताएं क्या क्या हैं? बिहार में पिछले लगभग 40-45 सालों से जो चलता आ रहा है शासन के नाम पे, वो केवल बाहुबलियों का शासन रहा है, गुंडागर्दी चलती रही है और परिवारवाद का वर्चस्व रहा है। इन सब के कारण पूरा बिहार अव्यवस्था, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की कमी से जूझता जा रहा है। इसके कारण पिछले 40 सालों में बिहार भारत में विकास के नाम पर सबसे निचले दर्जे पर रहा है। इस कारण ही बिहारियों को बिहार से बाहर बहुत तरह से अपमान झेलना पड़ता है। इनमें अगर चेंज लाना है, अगर बिहार में बिहारियों की हालत को सुधारना है, तो अभी जो लोग पिछले 35-40 सालों से शासन करते आ रहे हैं, इनके बूते की बात नहीं लगती है। अगर इनका शासन चलता रहा तो बिहार की जनता कभी इस कुचक्र से बाहर नहीं निकल पाएगी। अनफॉर्चुनेटली बिहार की जनता के पास जो विकल्प थे, उन सब को इन्होंने ट्राई कर लिया, पर कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो बिहार की जनता को एक विकल्प देना, उन बिहार में विकास की गति को तेज करना और बिहार में सही रियल बदलाव लाना, इन सब को ध्यान में रखते हुए जनसुराज की स्थापना की गई थी। और मुझे खुशी है कि 2 साल जनसंपर्क अभियान करने के बाद लगभग 1,07,00,000 लोगों के समर्थन से जनसुराज पार्टी का निर्माण 2 अक्टूबर 2024 को हुआ। सर, अब बिहार में बदलाव की बात कर रहे हैं, तो क्या बिहार के लिए क्या क्या योजनाएं हैं जनसुराज के लिए? कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में आप ज़रा बताइए। योजनाएं जो बनी हैं जनसुराज की, वो समाज के हर प्रमुख वर्ग को ध्यान में रख के एक ओवरऑल कॉम्पोजिट प्रोग्राम बनाया गया है। इसमें कहीं भी कोई नी जर्क रिएक्शन, कोई रेवड़िया बांटने वाला काम नहीं हुआ है। अगर हम बच्चों से शुरू करें तो बिहार में हर बच्चे को मुफ्त अच्छी शिक्षा मुहैया करवाई जाए, ये हमारा पहला लक्ष्य होगा। युवाओं के लिए, जो युवा यहाँ नौकरियां नहीं पाते हैं और बाय फोर्स उन्हें बिहार से बाहर जाकर नौकरी ढूंढनी पड़ती है और अपमान झेलना पड़ता है, उन सारे युवाओं के लिए जो यहाँ रहकर अपना रोज़गार करना चाहते हैं, हम उनको यहाँ रोज़गार देंगे। हमारा तो वादा है कि हमारी सरकार बनने के 1 महीने के भीतर उन सारे युवाओं को जो बाहर नहीं जाना चाहते हैं काम की तलाश में, उनको यहाँ हम अच्छी 10-12 हज़ार तक महीने की नौकरी, रोज़गार ज़रूर दिलवाएंगे। तीसरा, जो वृद्ध हैं, जो रोज़गार नहीं कर सकते, जो नौकरी नहीं कर सकते, उन सब के लिए 2,000 रुपये हर माह का पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन दिया जाएगा। आप ज़रा सोचें, किसी गांव में अगर एक बूढ़ा बुढ़िया हैं जिनके बच्चे बाहर चले गए हैं रोज़गार ढूंढने के लिए, उनको अगर 4,000 रुपये हर माह मिले तो उनकी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। चौथा, महिलाओं के लिए जो गांव में रहती हैं, जिनके पास वक्त होता है, कुछ रोज़गार शुरू कर सकती हैं, लेकिन उनके पास पूंजी नहीं होती है, उनको छोटे छोटे रोज़गार शुरू करने के लिए, जैसे बाहरी राज्यों में होता है, तमिलनाडु में जाइए तो गांव की महिलाएं कोई रसम पाउडर बना रही हैं, कोई सांभर पाउडर बना रही हैं। राजस्थान चले जाइए तो कोई तिलौड़ी बनाती हैं, कोई पापड़ बनाती हैं। पंजाब हरियाणा चले जाइए, वहाँ इस गाँव की महिलाएं कोई बकरियां पालती हैं, कोई गाय पालती हैं, उससे अपना ये रोज़गार शुरू करती हैं। हमारे यहाँ गांव की महिलाएं क्यों नहीं कुछ कर सकती हैं? केवल इसलिए कि उनके पास वो शुरू करने के लिए पूंजी नहीं होती।
और हम जनसुराज की सरकार उनसे वादा करती है कि हमारी सरकार आने पर उन्हें ऐसे रोज़गार शुरू करने के लिए बैंकों से 4% सालाना पर कर्जा मुहैया करवाया जाएगा। 4% सालाना मतलब लगभग 6 आने हर माह। इतने सस्ते, इतने अच्छे टर्म्स में अगर महिलाओं को अपना रोज़गार शुरू करने के लिए पूंजी मिले तो हमारी महिलाएं बहुत जल्दी सशक्त हो जाएंगी। और अंतिम 5वां किसानों के लिए है। जो किसान नगदी फसल, अंग्रेजी में जिसको कैश क्रॉप बोलते हैं, नगदी फसल उपजाना चाहें उनको मजदूर मुफ्त में मुहैया करवाए जाएंगे। तो आप देखें, समाज के हर इम्पोर्टेंट वर्ग के लिए हमारे पास एक सोची समझी तरकीब है कि कैसे उनके लॉट को अच्छा बनाया जाए। सर, आप ऑफिसर थे, रिटायरमेंट के बाद पॉलिटिक्स में आने का जज्बा कहाँ से आया? कैसे आपने सोचा कि पॉलिटिक्स में आना चाहिए? जिस 40 साल में बिहार में कुशासन, भ्रष्टाचार और बर्बादी चल रही थी, उस समय मैं सर्विस में था। पहले पढ़ रहा था, उसके बाद सर्विस में था। मैंने बिहार को दिन ब दिन गर्त में गिरते हुए देखा है और हमेशा से ये इच्छा रही कि हम जैसे लोग अगर बिहार के बारे में कुछ कर सकें तो कितना अच्छा हो। लेकिन पुरानी राजनीतिक सेटअप में ऐसा कुछ कर पाना संभव नहीं था, क्योंकि जैसा कहते हैं, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। हम अकेले वहाँ चले जाकर कुछ भी नहीं कर सकते थे। सिस्टम अपनी जगह था और व्यवस्था अपनी चलती रहती। हम तो हाथ पर हाथ धरकर बैठे थे, ये सोचकर कि अब बिहार का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि व्यवस्था बदलना इतना आसान नहीं है। पर जब प्रशांत किशोर जी की आवाज़ आई कि वो व्यवस्था बदलने के लिए एक समग्र प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, तब हमें भी हिम्मत आई और हमने सोचा एक ईमानदार कोशिश करने में क्या हर्ज है। एक ईमानदार कोशिश करके देखते हैं। अगर नहीं हुआ तो फिर हमें राजनीति से नहीं कोई मतलब न रहा है न रहेगा। हमें कोई स्वार्थ नहीं है, हमारी कोई ऐसी इच्छा नहीं है जो लोगों की भलाई के अलावा, समाज को बदलने के अलावा हमारे मन, मस्तिष्क या दिमाग में हो। दुनिया के आप कई देशों में घूमे हैं, रहे हैं, आपने नौकरी की है और ऐसे भी जाना आना पर रहा होगा। अलग अलग, चूँकि भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, दुनिया की डेमोक्रेसी और भारत की डेमोक्रेसी में क्या फ़र्क पाते हैं? डेमोक्रेसी का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रूल है, रूल ऑफ लॉ फॉलो किया जाए। और जब तक इस भ्रष्टाचारी सरकार में रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं होता, सही मायने में हम डेमोक्रेसी फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमने 9 देशों में भारत सरकार की सेवा की है, जिनमें ईरान आता है, टर्की आता है, इंडोनेशिया आता है, बेलारूस, यूक्रेन, हॉलैंड, नेपाल, म्यांमार, इतने सारे देश आते हैं। हमने देखा है कि भारत का नाम सब जगह बहुत अच्छे स्वर में लिया जाता है, लेकिन अगर भारत के अंदर आप देखें तो डेमोक्रेसी का जो लेवल है वो निंदनीय है। इसे बदलने की ज़रूरत है, इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और बिहार जैसे राज्य में तो इसमें पूरी की पूरी व्यवस्था को बदल देने की ज़रूरत है, क्योंकि बिहार जैसे राज्य में इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट संभव नहीं है, वो हो ही नहीं सकता। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर हैं और पूरी यात्रा उनकी चल रही थी। प्रशांत किशोर के इर्द गिर्द जनसुराज घूम रही थी, लेकिन जब घोषणा अधिवेशन में हम खुद पटना गए हुए थे, वहाँ जब पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष का अनाउंसमेंट होता है तो मनोज भारती का नाम आता है। लोग उत्सुक हैं पूरे बिहार में कि प्रशांत किशोर की जो टीम है या जनसुराज है या मनोज भारती के लीडरशिप में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है जनसुराज की तरफ से? ये तो एक क्या कहें, फ्यूचरिस्टिक सवाल आपने किया है। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हम तो चाहेंगे कि प्रशांत किशोर जो बिहार को अपने बैक ऑफ द हैंड की तरह जानते हैं, उसकी हर चीज़, हर व्यक्ति को वो पिछले 8-9 सालों से स्टडी कर रहे हैं, वैसा आदमी अगर बिहार का चीफ मिनिस्टर बने तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती बिहार के लिए। और हम देखेंगे कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं।
बिहार में अनेकों समस्याएं हैं। घूसखोरी के बारे में लोग आमतौर पे खुल के बोलने से भी कई पार्टियां बच रही है, लोग बोल नहीं रहे। और स्मार्ट मीटर आजकल में बहुत ज़्यादा उधम मचाए हुए स्मार्ट मीटर का मामला। बिहार में इन समस्याओं को टैकल करने के लिए जनसुराज के पास क्या प्लान है? भ्रष्टाचार की शुरुआत चुनाव से होती है। चुनाव में जो उम्मीदवार 7-10 करोड़ लगाकर चुनाव जीतना चाहता है और अगर जीत जाता है तो वो कैसे ये पैसा वापस लाए, इसके लिए दिलो जान एक कर देता है। और एज अ रिज़ल्ट भ्रष्टाचार की शुरुआत ऊपर से होती है। सीनियर ऑफिसर्स, ठेकेदारों से पैसे लिए जाते हैं। सीनियर ऑफिसर अपने जूनियर ऑफिसर से पैसों की डिमांड करता है। अंत में ये जन मानस के लेवल पे, जनता के लेवल पे वो होता है कि आप किसी भी दफ्तर में जाएं, सरकारी दफ्तर में अपने ज़मीन का दाखिल खारिज करने जाएं, बिना पैसे दिए आपका एक काम नहीं होता। किसी थाने में जाएं, कोई भी रपट बिना पैसों के ली नहीं जाती। कोई भी काम बिना पैसों के यहाँ नहीं होता जो अंडर द टेबल दिया जाता है। इसके तार ऊपर से जुड़े हैं, जिसकी शुरुआत इन चुनाव से हुई है। इसीलिए जनसुराज पार्टी कहती है कि हम अपने उम्मीदवार वैसे लोगों को लाना चाहते हैं जो निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा के लिए शुद्ध अंतर्मन से आने के लिए तैयार हैं। वो जनता के बीच में रहकर काम करें। अगर हमें ऐसे उम्मीदवार मिलें तो हम उनको 7-10 करोड़ लगाने की ज़रूरत से मुक्त कर देंगे। उनको जितनी सामर्थ्य है उसके हिसाब से वो चुनाव लड़ें। बाकी का खर्चा अरेंजमेंट जनसुराज पार्टी करेगी उनके लिए। आशा यही है कि वो जब जनसुराज की तरफ से जीतें तो वो भ्रष्ट नहीं निकलें, वो पैसों की लालच में कुछ गलत काम ना करें। अगर ऐसा हुआ तो बिहार में भ्रष्टाचार बहुत जल्दी ख़त्म होगा। और अगर हमारा मंत्री भ्रष्ट नहीं हुआ, पुलिस तंत्र को हम सीधा कर पाए, तो नीचे किसी भी लेवल पे कोई भी करप्शन करता हुआ पकड़ा गया, उसको कान पकड़ के बाहर निकाला जाएगा। ये हमारा वादा है। अगर आपको मौका मिलता है बिहार में, अगर आप आते हैं, तो जो समस्याएं आप गिना रहे हैं एक्चुअली जो ज़मीन पर हैं, उन समस्याओं को टैकल करने में कितना समय लग सकता है? ये कहना मुश्किल है, लेकिन हमारी कुछ चीज़ें तो जैसा प्रशांत किशोर जी ने खुले मंच से कहा है, महीने भर के अंदर हम बच्चों को एजुकेशन, युवाओं को रोज़गार और वृद्धों को पेंशन देना इमीडिएटली शुरू कर देंगे 1 महीने के अंदर। और हमें विश्वास है कि हमारी सारी नीतियां जल्दी से जल्दी लागू होंगी और उसका असर साल भर के अंदर जनता को दिखाई देने लगेगा। इस इंटरव्यू को कंक्लूड करने से पहले सर, पर्शियन में आपकी अच्छी पकड़ है, कुछ एक आध पंक्तियां अगर हो जाए तो। जनता से केवल यही कहेंगे कि आप हमारी बात को सुने, समझें और जनसुराज के सपनों को साकार करने के लिए, अपने भविष्य को संवारने के लिए देर ना करें, क्योंकि जितनी देर हो गई है उतना काफ़ी है। पर्शियन में कहते हैं, दीर आमद दुरुस्त आमद। देर से आएँ लेकिन अच्छी से आएँ। धन्यवाद। आपके सवाल अच्छे थे। आशा है जनता को हमारे उत्तर अच्छे लगेंगे और वो जनसुराज की भावना को समझेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सर, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर।